खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं चंद्रभान प्रसाद जी। वो एक दलित चिंतक हैं, समाज सेवी हैं, दलित विषयों पर लिखते रहते हैं। और उनकी बातें जो हैं उनके उद्धार के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके प्रोग्रेसिव के लिए बहुत सारी चीजें करते भी हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक बच्ची को लेकर अम्बेडकर नामा पर आए थे, जिसका नाम ज्योत्सना है। एनआईएफटी में उसका एडमिशन हुआ था। हम लोगों ने अपील की थी, जिससे आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सराहा और उसको बहुत सहयोग किया। तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपया में आप लोगों ने क्राउड फंडिंग के तौर पर उसे दी। क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, 4,67,000 4,67,000 उसके अकाउंट में आ चुका है। वो उसके लिए जितने भी अम्बेडकर नामा है, प्रेमी है, दलित प्रेमी है, उसका शुक्रिया है। अब हम सीधे चलते हैं, चंद्रभान प्रसाद सर से मिलते हैं और जानते हैं कि सर, इसमें मेरे पास आज कुछ सवालें हैं। दलित जितने भी हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, सब में जो है पढ़ने की लालसा अब बढ़ी है। पढ़ रहे हैं, रोजगार भी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक जो सीमित दायरा होता जा रहा है पढ़ना और नौकरी कर लेना, वो उद्यमी नहीं बन पा रहे हैं, रोजगार की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, उद्योग नहीं लगा रहे हैं, बैंकों की ओर, अपना बैंक खोलने की ओर नहीं जा पा रहे हैं। शेयर बाजार में उनकी स्थिति बहुत कम है या नहीं के बराबर है। क्या वजह है सर? देखिए, अभी दलित समाज ने सरकारी नौकरी का स्वाद लिया है और पॉलिटिकल पावर का। लोग असेंबलीज में एमएलए बने हैं, एमपीज बने हैं। जी। इसके बाद जो कैरियर का सबसे बड़ा ऑप्शन होता है बिजनेस का। जी। तो दलित समाज में बिजनेस की डिमांड नहीं है, इसकी मार्केट नहीं है। जैसा कि हमने 2 दिन से अपने पुराने कुछ लेख ट्वीट किए हैं जी। और लोगों को भेजा है कि दलित अपना स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं खोलते। हम्म। एक टाइटल होगी, नवभारत टाइम्स में वो भी छपी थी, एक नहीं 100 दलित बैंक चाहिए। जी। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखा है हमने। लेकिन इसका असर दलित समाज पर कोई दिखाई नहीं पड़ता है। और मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। जो मेरा जी। गांव है आजमगढ़ में, जी। वहां पर 1952 में अंग्रेजों की एक प्रोजेक्ट थी। बड़े बड़े ट्यूबवेल गांव में लगते थे, 10-20 गांव के बीच में। जो मेरे गांव में ट्यूबवेल लगा था, उसमें अंडरग्राउंड पाइपिंग के माध्यम से पीने के नलके लगे थे। हम समझते 15 नलके लगे रहे हमारे गांव में। जी। जो हमारे घर के सामने नलका लगा था, तो क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की चीज है, तो इसका ध्यान कोई रखने वाला ज्यादा था नहीं। तो कई बार वाशर कमजोर हो जी। गया था, तो पानी टप टप दिन भर गिरता रहता था। उसके जी। नीचे का जो फर्श है वो सीमेंट से बना था, हम्म। पक्का। उस जी। सीमेंट में टप 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 पानी की वजह से गड्ढा हो गया, छोटा सा। हम्म। मैं इतने साल से दलित लोगों से कह रहा हूं, अपने जो है स्टॉक एक्सचेंज बनाइए, अपने बैंक बनाइए, अपने दलित फंड बनाइए। इसका अपने समाज पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो ये इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम अमेरिका जाते हैं, ब्लैक लोगों के उसमें जिक्र किया है हमने अपने आर्टिकल में कि दलित को एक जी। नहीं 100 बैंक चाहिए। उसमें बताया है कि किस तरह से अमेरिका में गली गली में बैंक है। अमेरिका का हर वयस्क ब्लैक किसी न किसी ब्लैक फंडिंग एजेंसी से जुड़ा होता है और उसमें कंट्रीब्यूट करता है। हर महीने, हर रोज कुछ लोग तो कंट्रीब्यूट करते हैं। दलित समाज में ये नहीं हो पा रहा है। ये बहुत दलित चेतना में एक बहुत रहस्य की बात है कि दलित क्यों नहीं अपना बैंक बनाना चाहते हैं। जी। तो सर, अमेरिका में
ब्लैक इज ब्यूटीफुल तो हो गया, भारत में कैसे होगा? अब भारत में एक बड़ी, मैं तो कई बार बहुत ही चिंता में पड़ जाता हूं कि दलित जी। समाज जो खरबों रुपए पैदा कर रहा है, वह सीधे उनके पास महीने के आखिर तक चला जाता है जिसके विरुद्ध दलित समाज बोलता है हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। पूरे आरएसएस की फंडिंग बनिया समाज करता है और दलित समाज बनिया समाज को के पॉकेट में सारा पैसा डाल देता है। हम्म। और दिल्ली में हम जानते हैं, नागपुर में जानते हैं, मद्रास में जानते हैं, बॉम्बे में जानते हैं, दलित बिजनेसमैन 3-3% महीने के इंटरेस्ट पर लोन उठाते हैं प्राइवेट सेक्टर से। 3% का मतलब 36%, यानी 1 लाख का कर्ज है तो हर साल 36,000 उसका ब्याज होगा। ब्याज। तो कई लोग हमसे कहते हैं कि दलित समाज में पैसे नहीं है। तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूं, लखीमपुर खीरी में 1300 प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। हम्म। अगर 50,000 रुपया औसत तनख्वाह मान ली जाए जी। तो साल का इन 1300 टीचर्स का 78 करोड़ 78 करोड़ रुपीस की तनख्वाह बनती है। जी। और 1% इसमें से पैसा निकाल दिया जाए तो 78 लाख रुपीस का दलित फंड अकेले लखीमपुर खीरी में बन सकता है। सिर्फ उत्तर एक जिले प्रदेश में? में सिर्फ एक जिले में, और उत्तर जी। प्रदेश में चूंकि 75 जिले हैं तो हर जिले में दलितों के 78 लाख के स्टॉक एक्सचेंज बन सकते हैं, सिर्फ 1% पैसा अपना निकालने से। पर दलित समाज में ये सब बातें मैं करता हूँ, पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा फोरम, नवभारत जी। टाइम्स इतना बड़ा फोरम, एनडीटीवी को मैंने कितनी बार कहा है, जी। लेकिन 1-8% मतलब कि 1-8% लोग फोन करते हैं कि इस दिशा में आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो फैक्ट तो यही है ना कि दलित बैंक नहीं है। जी। फैक्ट तो यही है ना कि दलित स्टॉक एक्सचेंज नहीं है जहां पर दलित 100 करोड़ रुपए डाल दें, 1 सेकंड के भीतर 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं दलितों में। पूरे देश भर में 9,26,000 दलित स्कूल टीचर हैं और इनका जो है साल की कमाई 556 अरब रुपए है। अगर 1% निकाल दिया जाए तो 5.56 अरब रुपए एक साल में एक खड़ा कर सकते हैं दलित बैंक जी। या दलित स्टॉक एक्सचेंज या दलित फंड। पर दलित जी। समाज में इस बात की अपील नहीं है, इस बात की मार्केट नहीं है। दलित समाज में कैपिटलिस्ट बनना, मर्सिडीज खरीदना, बीएमडब्ल्यू खरीदना, इस बात की मार्केट नहीं है। मार्केट सिर्फ पॉलिटिक्स की है और रिलीजन की। जी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के लोकसभा इलेक्शन में 10-10 करोड़ रुपए में के लिए लोग टिकट के लिए लाइन में लग जाते हैं। जी। अभी अभी अगर बीजेपी जो संविधान को खत्म करने की सोच रही है, यह अनाउंस कर दे कि 10 करोड़ लगेगा और एक राज्यसभा का टिकट मिलेगा शेड्यूल कास्ट के लिए केवल, तो दिल्ली से लाइन लगेगी तो बंगाल तक चली जाएगी, 10-10 करोड़ रुपए झोला में लेके आ जाएंगे। पर उनसे कहिए कि इसी से 100 लोग मिला के बैंक बना दो। ये लोकसभा टिकट के लिए जितने दलित पैसा लेके तैयार होते हैं, जितने कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट चाहे तो एक छोटा सा बैंक बना दें। बिल्कुल। पर दलित समाज में बैंक की, व्यवसाय की, ये सब डिमांड नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, मतलब प्राइवेट बिजनेस में या प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए वो इतना डरते क्यों है? किस बात से उनको ये डर रहता है, किस बात का खौफ रहता है? क्या है कहीं पैसा तो डूब नहीं जाए, या फिर देखिए उस ढंग से इस वो? पर क्योंकि मैं दलित बैंक, दलित स्टॉक एक्सचेंज, दलित फंड की बात करता हूँ, देश दुनिया घूमता हूँ, जी। पूरे भारत में मुझसे सभी लोग ये कहते हैं किस पर विश्वास करें। जी। तो मैं कोविड के पहले 4 राउंड मैंने पंजाब का मारा था, वहां पर 40 दलित हॉस्पिटल्स को मैंने कवर किया था। तो वहां पर हमारे
एक दोस्त है, दलित एक्टिविस्ट हैं, ज्ञानशील साहब, वो हम्म। हमारा साथ देते हैं, होटल में साथ रुकते हैं, ले जाते हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है उसे वो दूर करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मैंने जी। कहा यार ये विश्वास, किस पर विश्वास करें, ये मामला पंजाब में भी है क्या? बोले पंजाब में भी है। तो मैंने कहा मामला क्या है ये कौन लोग हैं जो बातें करते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए? तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वो किसी संस्था से जुड़े थे, दलित संस्था से, जहाँ पर चंदा इकट्ठा करना होता है। तो बोले उनका अनुभव ये है कि जो दलितों में यह कहता है कि किस पर विश्वास करें, इस बात का चांस ज्यादा है उनके अनुभव के हिसाब से कि वही आदमी है जो किसी को चंदा नहीं देता है, और वही ये कहता है कि किस पर विश्वास करें, क्योंकि वो ये कहने में दिक्कत होती है कि हमें चंदा नहीं हम देंगे। तो अगर 10 अफसर हैं, मान लीजिए लखनऊ में बैठे हुए हैं, और चंद्रमान प्रसाद या आप या प्रोफेसर रतन लाल वहां पहुंच रहे हैं, जी। आ रहे हैं, बैंक बनाने जा रहे हैं, आप सभी लोग 1-1 लाख रुपए लेकर तैयार रहिए, तो उसमें से एक जो नहीं देने वाला है, जो 9 बाकी लोग हैं, उनसे बोलेगा कैसे इन पर भरोसा करें? तो जो उसमें से 9 देने वाले भी होते हैं, वो भी फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम छोड़ देते हैं। तो दलितों में जो ये कहते हैं कि हम किस पर भरोसा करें, वही दलित बैंक, दलित फंड, दलित स्टॉक एक्सचेंज बनने में बाधक है। ऐसी मेरी रीडिंग हो सकती है। हो सकता है कि मैं पूरी तरह से सही नहीं हूं, लेकिन मेरा बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव ये है कि दलितों का बैंक में, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एमपी बनना है, एमएलए बनना है, प्रधान बनना है, प्रधान नहीं बन पाए तो उप प्रधान बनना है, कोई काउंसिल का मेंबर बनना है, यही सब चीजों में लोग बिजी हैं। उन्हें यह नहीं मालूम है कि 2050 तक अगर बीजेपी एक बार सत्ता में और आ गई, जी। तो दलितों का सारा खेल खत्म हो जाएगा। दलित समाज वर्तमान का ठाकुर हो जाएगा 2050 तक। सब कुछ लूट जाएगा। और जब मैं ये कहता हूँ कि पैसे बना लो, पैसे को बचाओ, पैसे को बचाओ, तो कोई सुनता भी नहीं है। तो ये स्थिति है अब दलित समाज का 2050 तक क्या होगा, ये तो बहुत ही चिंतन की बात है। और दलित समाज, बताइए, दलित समाज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। पिछले साल गाजियाबाद का एक दलित स्टूडेंट इंटरमीडिएट में ह्यूमैनिटीज में सारे 5 विषय में 500 नंबर पाया, टॉप किया। एक दलित लड़की यहाँ से बॉम्बे में स्लम में रहती है और सीए का एग्जाम टॉप किया। डाबी तो जानते हैं, आईएएस टॉप किया। मध्य प्रदेश का बोर्ड एग्जाम पिछले 2 साल पहले दलित लड़का टॉप किया। अपने लोग कैलिफोर्निया में साइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अपने लोग एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं, तमाम दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन जो भारत में लोग दलित बने हुए हैं, ये इनका कोई, असल में दलितों ने मनी पावर को अब तक समझा नहीं है। इसीलिए एक कहावत है, जब जैसे कि एक रैली है, जब नेता एक रैली बुलाता है, तो जब एक एक लोग अपने घर में बैठे होते हैं तो नेता की ताकत नहीं बनती है, समाज की ताकत नहीं बनती है। अपने घर से निकल के एक एक आदमी 1 लाख इकट्ठा हो जाते हैं एक मैदान में, तो वह एक ताकत हो जाती है। तो दलितों के रुपए जो घर में पड़े हैं, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 20,000, तो कोई ताकत नहीं है। जब वो इकट्ठा होगी एक जगह तो सोशल फोर्स बनेगी। मैं जानता हूँ दिल्ली में 2-3 लोगों को, अगर उनको 5-5 करोड़, 4-4 करोड़ आंख बंद करके दलित समाज के लोग ये दे दें कि हमारे समाज का आदमी उद्यम कर रहा है, हम 1 लाख देते हैं, ऐसे ही सोचने वाले 1,000 हैं, 10 करोड़ रुपए हो गए। चलो घाटा हो गया तो हो गया घाटा, बाबा साहब ने की वजह से हमने ये हमको नौकरी मिली है। हमको इतना, एक टीचर को 1 साल में 6 लाख मिलते हैं, 10 साल में 60 लाख रुपए मिलते हैं, 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख मिलते हैं। जो पब्लिक सेक्टर में है, मैंने कैलकुलेट किया, हमारी टीम ने, पब्लिक
जो दलित ऑफिसर्स हैं उनकी साल की कमाई 174 अरब रुपए है। 174 अरब रुपए का 1% निकालें तो 2.25 अरब रुपए का स्टॉक एक्सचेंज दलित हर साल बना सकते हैं जी। लेकिन ये नहीं बन पा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। दलित चेतना को इस पर भारी रिसर्च की जरूरत है। इसमें सर मेरे जहन में एक सवाल उठा है मात्र, जो निम्न वर्गीय दलित हैं या कम आर्थिक स्थिति वाले हैं, जो शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों में इस तरह की चेतना अधिकारी अभी तक क्यों नहीं आ पाई? हाँ? जो निम्न वर्ग के हैं तो उनका तो एक माना जा सकता है कि वो शिक्षित नहीं है, उसमें उतनी चेतना नहीं। जो शिक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, जो या उच्च अधिकारी हैं, उच्च उनमें अधिकारी हाँ, उच्च अधिकारी हैं, मतलब कहीं सेक्रेटरी है, कहीं कुछ अपर पोस्ट पर है, हाई लेवल ऑफिसर्स हैं। उन लोगों में इस तरह की चेतना क्यों नहीं आई? वो लोग किस बात से घबराते हैं? अगर वो अपील करें अपने समाज में, अपने लोगों से, देखिए तो हो सकता है एक उसका असर ज्यादा पड़े। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, हालांकि ये बात अच्छी नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं तो आप जानते हैं जो भी मेरे मन में होता है मैं कह देता हूँ। जी जी। उन्होंने दलित चेतना का मूल्यांकन करते हुए यह कहा कि एक दलित है, उसके पास 10 करोड़ रुपए घर में पड़े हैं, उसको लोकसभा का हम्म टिकट नहीं मिला तो पैसा ला के रख दिया घर में। हम्म उसको आप किडनैप कर लीजिए हम्म और पूछिए कि ये 10 करोड़ तुम्हारे घर में है, उसमें से 10 लाख दलित बैंक में दो या अपनी एक उंगली काट करके दो, हम ले जाएंगे। बोलेगा 2 उंगली काट लीजिए मेरी, पैसा हम नहीं देंगे। तो यह एक दर्द भरी एक दास्तान है। ये सब हम्म। कहने से अच्छा नहीं लगता है, नहीं, लेकिन बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल, तो ये यही है मतलब ना कि संवेदना वाली सच्चाई तो बात है, यही है इसको कि समझने की बात है, ये सच्चाई भी है। तो इसको कैसे उभारा जाए? मतलब हम लोग जो है, कुछ सामाजिक चिंतक लोग जो है, वो लोग इस दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग में ये भावना जगे कि वो देखिए अपना बैंक बनाए, असल वो बात यह है समाज कि बनाए। दलितों का एक दूसरे पर पैसे के मामले में 1% का भी भरोसा नहीं है। जो दलित जी साथ साथ 20-20 साल तक नौकरी करते हैं, अपने बच्चों की आपस में शादी भी कर लेते हैं, जी। पर पैसे के मामले में एक दूसरे को डाउट करते हैं। सच्चाई यही है ना। अगर सच्चाई ये नहीं होती तो जी। हर हर जिले में दलित बैंक बन सकता है। हमने देखो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की बात की है, बिल्कुल एक ही बिल्कुल। नौकरी नहीं है, सिपाही हैं, दरोगा हैं, कप्तान हैं, जी कलेक्टर हैं, आईएएस, आईपीएस जी हैं, जी। पीसीएस, बाबू, हाँ, ये सैकड़ों तरह की नौकरियां हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। सच्चाई यह है कि दलित लोग अपना बैंक या स्टॉक एक्सचेंज नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। यह एक सच्चाई है। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है? वजह मैं ये कह रहा हूं कि दलितों का पैसे के मामले में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। मैं ऐसे सैकड़ों दलितों को जानता हूं कि जो आने वाले 15 साल में मर जाएंगे। जी मालूम है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं और जी। आजमगढ़ में लोग एक उम्र आने के बाद मर जाते हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मर गए, ग्रैंड मेरे पेरेंट्स मर गए, हम सब लोग भी मर जाएंगे एक दिन में। हमारे आजमगढ़ में लोग मर जाते हैं। तो जो पैसा बचा के रखा है, प्लाट खरीद रखा है, फ्लैट खरीद रखा है, पेंशन जो मिल रही है 80,000 रुपये पर मंथ, तो उसका वो मरने के बाद उसका इस्तेमाल क्या है? हम्म और यह भी जान लीजिए, पूरी दुनिया में रिसर्च से साबित हो चुका है, जब बच्चों को, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं तो अपनी 3 पीढ़ी भाई बचा के रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कोई कष्ट न हो।
जब बच्चों को यह मालूम हो जाता है कि मेरे नाम पर या पिताजी के मरने के बाद इतनी सारी चीजें मुझे मिलने वाली हैं, जी तो अब कोई प्रयास नहीं करता आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए यूरोप में, अमेरिका में बच्चों को स्कूल के आगे कॉलेज में डाल देने के बाद पेरेंट्स बोलता है तुम अपना कमाओ खाओ, और पूरे जिंदगी भर मस्ती में रहते हैं, कुछ छोड़ छाड़ के जाते नहीं है। तो ये दलित जो मर जाएंगे और जो उन्होंने अलाट पलाट फ्लैट इधर उधर खरीद रखा है और तमाम सोना चांदी, और उसका उपयोग क्या है उनके जीवन में, वो तो मर गए। जी तो इसलिए मैं समझता हूं कि दलित स्कूल टीचर्स इसमें आगे आए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1500 दलित टीचर हैं, प्रोफेसर से जी लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक। जी 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 एवरेज एनुअल सैलरी 1 लाख रुपए एक महीने की है। 1500 का मतलब 1500 लाख एक महीने में, यानी 15 जी करोड़। 15 करोड़ में 12 का गुणा कर दीजिए तो कितना करोड़ हो गया एक साल का। 1% उसमें से निकाल दीजिए तो कितना पैसा हो जाता है। तो ये सब पीएचडी किए हुए लोग हैं, ज्ञान है इनके पास। जितना पहले कुएं में पानी होता था उससे अधिक ज्ञान इनके पास है। पीएचडी किए हैं, देश दुनिया जानते हैं, कुछ विदेश भी घूमते हैं। तो ये लोग क्यों नहीं एक दलित स्टॉक एक्सचेंज खड़ा कर देते? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो थक गया हूँ सोच सोच के। मैं थक गया हूँ। कोई राय तो बनी होगी। नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। दलित समाज, शायद यह बात हम लोग दलित चेतना के बाहर कर रहे हैं। और दलित चेतना का निर्माण, आप जो बैठे हैं स्टूडियो में, मैं यहाँ बैठा हूँ स्टूडियो में, प्रोफेसर रतन लाल पटना में आज उनका चल रहा है भाषण। दलित चेतना का निर्माण हम लोग नहीं करते हैं। दलित चेतना का निर्माण जिसने अम्बेडकर की, बाबा साहब का दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो या शेड्यूल कास्ट इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो, एक ही किताब जो उन्होंने, एक ही मैनिफेस्टो जो लिखा है जिसमें दलित इमेंसिपेशन सीधे सीधे लिखा है, जिसने उनको उसको देखा भी नहीं है 17th वालों को, वह दलित चेतना का निर्माण करता है। जो अंबेडकर की एक किताब का 4 लाइन समझ नहीं सकता है, वह स्लोगन लगा लगा करके दलित चेतना का निर्माण करता है। और उसके द्वारा निर्मित दलित चेतना में दलित बैंक, दलित स्टॉक एक्सचेंज, दलित ट्रस्ट ये नहीं है। बाबा साहब की बात मान करके अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। तो अब दलित भी बैंक बनाए, इसके लिए बाबा साहब का दोबारा आना जरूरी है। जी इसलिए ये तो हाँ जी, एक सवाल मेरे को ये भी थोड़ा सा खटक रहा था। मैं, आप बहुत सीनियर हैं और मेरे से ज्यादा दुनिया देखे हैं और चीजों को अच्छे से समझते भी हैं। बाबा साहब और कांसी राम का एक जो सीरीज चला है, उसमें से अगर एक चीज अगर बहुत बारीकी से गौर की जाए तो मेरे को ये लगा कि जितने भी शिक्षित हुए या अब अधिकारी बने, कर्मचारी बने, शिक्षक बने, किसी रूप से जो है उन्होंने अपना आर्थिक स्थिति जिन्होंने सुधारी, वो समाज की ओर उस ढंग से अग्रसर नहीं हुए, वो समाज से कटते चले गए। इस वजह से समाज और उनके बीच का जो तालमेल है वो थोड़ा सा डिफरेंस वाला ये हो गया। देखिए, इस वजह से ये पूरी दुनिया में होता है। जो अपर कास्ट में भी जो तबका आगे निकल गया है वो अपने लोगों को छोड़ देता है पीछे। हाँ, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के 1500 टीचर्स, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इन्होंने कि जिसने निर्णय लेने के हम जो है एक ट्रस्ट बनाते हैं और इसमें 1% अपनी सैलरी का हर महीने डालेंगे, और जो इसके मेंबर्स हैं इस ट्रस्ट के, जी
उन्हीं के बच्चों को या उनको इसमें से लोन मिलेगा 1% पर। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर के टीचर्स जहां मैं आता जाता रहता हूँ, वो अपने अपने फंड बना लें और ये कहें कि हम केवल उन्हीं को फंड लोन देंगे 1% पर जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आजमगढ़ में दलित सिपाही जो है वो अपना इस तरह का फंड बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये बात है कि जो IAS है, IPS है, इनकम टैक्स वाले हैं, ये लोग हैं अपना लगे हुए अपने काम धाम में, उनकी छोड़ दीजिए ना। उनका समाज में ज्यादा रोल नहीं है। ज्यादा रोल जो समाज में स्कूल टीचर है, पुलिस में सिपाही है, तहसील में बाबू है, लेखपाल है, रेलवे में बाबू है, पोस्ट ऑफिस में बाबू है, इन्हीं लोगों ने बामसेफ खड़ा किया, इन्हीं लोगों ने BSP खड़ा की, इन्हीं लोगों ने तमाम दलित आंदोलन चलाए। तो ये तो नहीं अपने लोगों से कटे हुए हैं, ये तो अपने गांव में डेली चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे का बाबू रिटायर होकर गांव चला जाता है, पोस्ट ऑफिस के बाबू रिटायर होकर गांव चला जाता है, स्कूल मास्टर गांव में पैदा होता है, गांव में पढ़ाता है, गांव में मर जाता है। तो ये लोग भी तो नहीं कर पा रहे हैं। तो तनख्वाह कम है, मास्टर की तनख्वाह कम है। ऐसे तमाम मास्टर हैं जिनकी 3,000 रुपये डेली की सैलरी बनती है, 90,000 रुपये महीने का। ऐसे हजारों हजार हैं, लाखों हैं। तो ये कम पैसा है। कभी इसी समाज में 4 आने के लिए, 1 चवन्नी के लिए लोग गहना रखते थे, ये जो है 25 पैसे के लिए। तो यह एक कोई रहस्य है कि दलित के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज, बैंक या इस तरह की कोई संस्था आर्थिक नहीं है। यह एक रहस्य है जिस पर शोध की जरूरत है कि ऐसा क्यों नहीं है। तो दलित आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बने, उसमें क्या क्या दिशाओं में क्या काम किया जा सकता है? हमारी तो चिंता यही है कि दलित ने जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अपने वोट के पावर को समझा है, अपने नोट के पावर को नहीं समझा है। अमेरिका में कोई एक कंपनी अगर कहीं गलती से भी बोल दिया हम अफर्मेटिव एक्शन नहीं मानेंगे, तो तुरंत उसके गुड्स का बायकॉट शुरू हो जाता है। आज दलितों में भी हर दूसरे घर में, तीसरे घर में बाइक आ गई है ना। बिल्कुल। जब दलित ये बोल दें कि अगर यह बाइक बनाने वाली कंपनी अफर्मेटिव एक्शन लागू नहीं करती है तो हम इसका माल बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट दिस पर्टिकुलर बाइक प्रोडक्ट, बाइकआउट दिस सोप, बाइकआउट दिस साइकिल। तो ये ताकत इसलिए नहीं आई है कि दलित समाज ने अपने वोट के ताकत को समझा है, नोट के ताकत को नहीं समझा है। इसलिए दलितों के पास अरबों खरबों रुपए होने के बाद भी यह दौलत दलित पावर के रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रही है। और जहां तक जो भी मैं सोचता समझता हूं, मेरे हिसाब से दलित समाज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे बाढ़ के पानी की तरह जो इनका रुपया है बह जा रहा है बंगाल की खाड़ी में, तो डैम बना करके उस रुपए को, डैम का मतलब बैंक, दलित स्टॉक एक्सचेंज, दलित ट्रस्ट, उस पैसे को बांध में बना करके रोके ताकि दलित समाज उसका इस्तेमाल कर सके। आज तमाम ये चल रहा है, जो बिजनेस पर्सन लोग फेल हो रहे हैं दलित समाज में। मैं समझता हूँ फेल होने का रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका पीछे से कहीं बैकिंग नहीं है। बाकी बनिया समाज में एक दूसरे को लोग बैक करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। उनके अपने प्राइवेट बैंक, एक अपार्टमेंट में 3-3, 4-4 हैं प्राइवेट सोसाइटीज, टैक्सी स्टैंड वालों की सोसाइटी है, दलित IAS अफसर्स की सोसाइटी नहीं है, दलित PhD वाले की सोसाइटी नहीं है फंड बचाने की, टैक्सी स्टैंड वालों की सोसाइटी है।
तो इसलिए ये चिंता की बात है। ये अकेले मैं नहीं फैसला कर सकता कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैं तो बस सिर्फ इतना मेरा ऑब्जर्वेशन है कि दलित का पैसे के मामले में दूसरे दलित पर कोई विश्वास नहीं है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है। और दलित नौजुवक के पास कुछ नहीं है, एक वोट है, तो दिन रात वोट की बात करता है। जो नोट वाला है वो नोट की बात नहीं करता है। ये मामला तो इस तरह से है, धीरे धीरे होता जा रहा है कि दलित बस्ती में आग लगी, सब लोग अपने अपने घर में पानी फेंक रहे हैं। ये नहीं कि जहां से आग निकली सब लोग इकट्ठा होकर के वहीं पर जाके पानी डालना शुरू करें। तो दलित समाज का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अदरवाइज 2050 तक आरएसएस दलित बस्ती में आग लगा चुका होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से ये समझाया कि क्या रणनीति है, क्यों दलित आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने वोट के पावर को समझा, नोट के पावर को नहीं समझा। बहुत सारी ऐसी भी चीजें रही जो समाज को उस ढंग से आगे नहीं बढ़ने दी। जो उच्च शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, उन्होंने भी उस ढंग से अपना ट्रांसफॉर्म नहीं किया, सोसाइटी के लिए पे बैक उस ढंग से नहीं किया, उन्होंने अपना कोलैबोरेशन नहीं किया। तो अब जो है ये देखना लाजमी होगा, या दलितों को या हमारे दलित समूहों को ये सुनिश्चित करना होगा कि हम लोग नोट वोट पावर से निकलकर वोट पावर बने। और ये भी कहा जा सकता है कि जो जहां जो समाज समृद्ध है वही समाज उन्नत भी है। मतलब जहां आपके पास पैसा है, जिस समाज के पास जितना पैसा है समाज के पास, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका समाज धनवान है तो आपका समाज उन्नत भी है। आप अकेले नहीं तरक्की कर सकते, आपको समाज की जरूरत होगी। इसको तो मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि जब तक दलित समाज का पैसा कहीं एक जगह नहीं इकट्ठा होता है या 100 जगह इकट्ठा नहीं होता है, तब तक वह दलित समाज की ताकत नहीं है, वह एक व्यक्ति की ताकत है जी। और इसलिए मैंने रैली का उदाहरण दिया है कि अपने अपने घर में लोग बैठे हैं तो अपने अपने घर में बैठे हैं, 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए तो दलित ताकत बन गई। अपने अपने घर में लोगों के पैसे हैं तो पैसे पड़े हुए हैं, वो समाज का पैसा नहीं है। जब वो दलित ट्रस्ट में, दलित फंड में, दलित स्टॉक एक्सचेंज में आके जमा हो गया, तब वह दलित समाज की ताकत बन गई। तो यह नहीं हो पा रहा है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है, बहुत ही चिंता और एक रहस्य की बात है। ये रहस्य क्या है, इस पर रतन लाल साहब को एक टीम बनानी चाहिए अपने समाज के इंटेलेक्चुअल्स की, कि वो ये पता करें कि दलित समाज एक दूसरे को पैसे के नाम पर भरोसा क्यों नहीं करता। थैंक यू सर। इस विषय में हम लोग भी अपनी ओर से जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे ये भी जानने के लिए कि आखिर दलित समाज जो है पैसे के मामले में एक दूसरे पर विश्वास क्यों नहीं करता है। अगर ये थोड़ा सा विश्वास बढ़ जाए, आपसी भाईचारा बढ़ जाए, आपसी संबंध थोड़े से मधुर हो जाए, तो हम उतने ही मजबूत होंगे जितने कि दूसरे हैं। हमें किसी आर्थिक मामले के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। थैंक यू सर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चंद्रभान जी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, कैसे दलित मजबूत होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।